हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो गेम वीक 30 में ईपीएल में जितने भी सारे मैचेस थे उन पे बात करेंगे, उन पे रिएक्शन देंगे ये वाले वीडियो पे। और उसी के साथ-साथ गेम वीक 31 और 32 भी आपका एकदम साथ-साथ है, मतलब मिड वीक में मैच है, उसके बाद वीकेंड में डायरेक्ट मैच है, तो दोनों का ही मैं प्रीव्यू एक ही साथ इसी वीडियो में कर दूँगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन शेयर कर लेते हैं और उसके बाद एक-एक करके मैचेस पे बात करते हैं। तो मैं प्रीव्यू वाला वीडियो में ये बोला था कि वेस्ट हैम ये मैच से जीत निकाल सकती है, लेकिन न्यूकासल का ये होम मैच है और न्यूकासल को ये मैच में ज़्यादा एफर्ट हम लोग मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि न्यूकासल ज़्यादा एफर्ट देंगी ये वाला मैच में, क्योंकि न्यूकासल अगर ये वाला मैच हार जाता है, तो न्यूकासल टेबल के टॉप हाफ से दूसरे हाफ में जा सकते हैं। तो इसीलिए ये मैच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूकासल के लिए, नहीं तो न्यूकासल विल ड्रिफ्ट अवे। लेकिन जब मैच हो रहा था, तो एज़ अ न्यूट्रल फैन आपको ये गेम बहुत ही एंटरटेनिंग लगेगा और उसी के साथ-साथ ये गेम एक्चुअली में बहुत ही एंटरटेनिंग था। मतलब एंड टू एंड स्टफ देखने को मिल रहा था ये वाले गेम में, और ये वाला गेम अगर सही में कहें तो कोई भी जीत सकता था या फिर ड्रॉ भी हो सकता था। लेकिन ये वाले प्रीमियर लीग में बहुत सारे लेट गोल्स हम लोगों को देखने को मिला, बहुत सारा मैचेस में ड्रॉ भी देखने को मिला, लेकिन ये वाला मैच बहुत ही बढ़िया मैच था, गिवन द फैक्ट कि ये वाले गेम वीक में मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का मैच था, जो कि ये वाले गेम वीक का मेन हाइलाइट था। लेकिन ऑब्वियसली एज़ अ फुटबॉल फैन या फिर आप अगर न्यूट्रल फैन हो, तो आपको ये वाला गेम ज़्यादा पसंद आएगा रादर देन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल वाला गेम। तो ये वाला गेम में उतना कुछ ज़्यादा बात करने को है नहीं कि कोई भी टीम ये मैच जीत सकता था। तो न्यूकासल were more hungry, Newcastle were eager to get a result on this occasion और वही चीज़ अल्टीमेटली एंड में हुआ। अगर आप गोल के सामने ज़्यादा क्लिनिकल हो, तो वो आपको एट द एंड ऑफ द डे पेड ऑफ होता है और वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। और इसके साथ-साथ न्यूकासल को आपको दाद भी देना होगा कि यू हैव टू गिव देम क्रेडिट एज़ वेल, क्योंकि वो लोग एक थ्रिलर मैच जब भी होता है ना, मतलब कोई भी याद नहीं रखता कि वो मैच जो हार गया, उसको कोई याद नहीं रखता। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यही बोलेंगे कि वो वाला मैच याद है जिसमें न्यूकासल ने ऐसा किया था। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑल अबाउट द 3 पॉइंट्स। तो वेस्ट हैम अभी ये मैच हारने के बाद वेस्ट हैम का टॉप 4 जो होप है वो भी धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, और क्योंकि वेस्ट हैम अभी नंबर 7 में है, तो अभी अगर ब्राइटन या न्यूकासल एक अच्छे रन निकाल पाती है फ्रॉम देयर रिमेनिंग फिक्सचर्स, तो हो सकता है कि वो मतलब न्यूकासल या ब्राइटन वेस्ट हैम से आगे भी फिनिश कर ले। वो एक देखने वाली बात होगी कि वेस्ट हैम और न्यूकासल में रिमेनिंग जितने भी फिक्सचर्स हैं, उनमें कितना बिग मैचेस हैं या फिर टफ टीम के टफ ओपोनेंट्स के अगेंस्ट में मैचेस है, तो वो तो डिपेंड करेगा ही कि इन दोनों में से कौन आगे फिनिश करे टेबल में। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं बॉर्नमाउथ एवर्टन। तो ये वाला मैच में मैं बोला ही था कि बॉर्नमाउथ आर क्लियर फेवरेट्स फॉर मी, क्योंकि एवर्टन वही सेम चीज़, एवर्टन का गोल के सामने थोड़ा बहुत इश्यूज़ हैं। वो लोग अगर चांस क्रिएट भी करते हैं तो उनमें कैपिटलाइज़ नहीं कर पाते। तो मुझे लग रहा था कि एवर्टन ये वाला मैच हार जाएगी और वही चीज़ हुआ। और मैं ये वाला मैच उतना मतलब देखा नहीं, मैं हाइलाइट्स देखा, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि हाइलाइट्स देख के कमेंट करना, ओपिनियन देना ठीक नहीं लगता मुझे। उसके बाद चलिए बात करते हैं इसलिए चेल्सी और बर्नले। तो ये वाला मैच मुझे स्पेसिफिकली याद है, जब मैं प्रीव्यू वीडियो बना रहा था, वो वाले वीडियो में मैं क्लियरली बोला था कि ये वाला मैच मुझे दिख रहा है कि इट इज़ अ क्लियर कट विक्ट्री फॉर चेल्सी। अगर ये मैच में चेल्सी नहीं जीत पाता, अगर ये मैच का रिजल्ट ड्रॉ होता है या फिर बर्नले जीत जाता है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज़ एन अपसेट, और वही चीज़ हुआ है कि चेल्सी टिनमन बर्नले को भी हराने से चूक गया। यही चीज़ है, यही दिक्कत रहा है चेल्सी का इस सीज़न में, जो कि हम लोगों का भी रहा है यूनाइटेड का, कि इन दोनों टीम में यू कैन नेवर प्रेडिक्ट कि व्हिच टीम आर गोइंग टू शो अप ऑन दैट पिच। क्योंकि हम लोग मतलब यूनाइटेड और चेल्सी दोनों ही कोई-कोई मैचेस में जिनमें मतलब आपको डाउट होगा या फिर जिनमें आप सोच ही नहीं सकते, ये वाला मैच में हम कुछ अच्छा कर पाएँगे या फिर रिज़ल्ट निकाल पाएँगे। वो मैच में हम लोग अचानक से बहुत बढ़िया खेल देते हैं, सेम एज़ चेल्सी। लेकिन जो मैच में हम लोग को एक्चुअली में जीतना चाहिए, जो मैच स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, वही मैच में हम लोग खुद अपना लाइफ डिफ़िकल्ट बना लेते हैं और उसके बाद
वो मैच में हगने लगते हैं और यही चीज़ चेल्सी और यूनाइटेड इस साल करते आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। दोनों टीम में अलग-अलग इश्यूज़ हैं, मैं दोनों इश्यूज़ को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि दोनों टीम में क्या कॉमन इश्यूज़ है, उसमें से एक है कि कंसिस्टेंसी। प्लेयर का कंसिस्टेंसी नहीं है। जो प्लेयर आपको एक ही दिन मतलब 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस निकाल के देगा, वही प्लेयर आपका दूसरे दिन कंपैरेटिवली ईज़ियर ओपोनेंट के अगेंस्ट में आपका 10 में से 2 या 3 ऐसा कुछ परफॉर्मेंस देता है। तो इसीलिए ये रिजल्ट्स अगेंस्ट में जाते हुए हम लोगों को दिख रहा है फॉर चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑब्वियसली चेल्सी विल ब्लेम देयरसेल्व्स फॉर दिस रिजल्ट और वो होना भी चाहिए क्योंकि आपका मैच आपके हाथ में था लेकिन फिर भी आप वहाँ से होम ग्राउंड पे वो चीज़ स्लिप अवे कर दी है। इसके बाद चेल्सी का जो मैच है वो है यूनाइटेड के साथ, तो उसमें बाद में बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले मैच में। तो नॉटिंघम और क्रिस्टल पैलेस वाला मैच, तो इसके लिए मैंने बोला था कि शायद नॉटिंघम फॉरेस्ट ये मैच जीत जाएगा या फिर ये मैच ड्रॉ हो सकता है। तो ये मैच भी मैंने देखा नहीं तो इसलिए इस पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और इसके बाद अगर बात करें शेफ़ील्ड और फुलहैम, तो मुझे लग रहा था कि फुलहैम ही ये मैच जीतेगी और इसीलिए मैं बोला भी था कि फुलहैम शायद 2-3 गोल से ये मैच जीत जाए। लेकिन सरप्राइज़िंगली वापस से ये भी एक बहुत ही बढ़िया मैच रहा इस गेम वीक में और उसी के साथ-साथ मैच में 3-3 हो गया और इसमें शेफ़ील्ड को तो आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा क्योंकि शेफ़ील्ड टेबल में जहाँ हैं और वो जैसे लगातार गेम्स में ज़्यादा गोल कंसीड कर रहे हैं और एक के बाद एक गेम्स हारते हुए आ रहे हैं, तो उस टाइम पे फुलहैम को फेस करना उतना आसान नहीं था लेकिन फिर भी दे केम इंटू दैट गेम और उसके साथ-साथ एक बेहतरीन ड्रॉ निकाल पाए वो लोग आउट ऑफ दिस गेम। तो इसीलिए यू हैव टू गिव क्रेडिट टू शेफील्ड यूनाइटेड और उसके बाद अगर बात करें स्पर्स वाला गेम को लेके तो ये मैच को लेके भी मैं यही बोला था कि ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री दिख रहा है मुझे फॉर स्पर्स, लेकिन मैच ऐसा रहा नहीं। पहले स्पर्स ट्रेल कर रहे थे, उसके बाद मैच में कमबैक किए। तो ये जो टेंडेंसी है कमबैक करके मैच जीतना या फिर सेकंड हाफ में कमबैक करके मैच जीतना, तो ये चीज़ इस सीज़न में बहुत बार ऑलरेडी हम लोग को देखने को मिल गया है फ्रॉम स्पर्स। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ऐसे स्पर्स ये मैच में कमबैक करके ये मैच जीत के चले गए। तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग इन द हाफ टाइम कि भले ही लूटन टाउन 1-0 अहेड है, स्पर्स विल कम बैक टू दिस गेम एंड इवेंचुअली स्पर्स विल विन दिस गेम और वही चीज़ हुआ। स्पर्स ये गेम में 3 पॉइंट निकालने में कामयाब रहे। उसके बाद चलिए बात करते हैं एस्टन विला को लेके, तो एस्टन विला का भी स्ट्रेट फॉरवर्ड विन ही है, ये वाले गेम वीक में और वही चीज़ मैं प्रेडिक्ट भी किया था कि मुझे लग रहा है कि एस्टन विला के साथ वुल्व्स कुछ नहीं कर पाएँगी। अगर मैच में कुछ अच्छा-अच्छा सिचुएशंस या फिर मोमेंट्स शायद वुल्व्स प्रोड्यूस कर दे, लेकिन फिर भी एस्टन विला में जाके विला पार्क में जाके एस्टन विला को हराना उतना आसान चीज़ नहीं होता। एस्टन विला को ऑब्वियसली विला पार्क में हराया है, लेकिन कौन हराया? मैनचेस्टर यूनाइटेड हराया, चेल्सी हराया। तो एस्टन विला को हराने के लिए हम लोगों को या फिर चेल्सी या फिर जो भी टीम एस्टन विला को उनके होम ग्राउंड में हराए हैं, वो एक टाइम पे उन लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन या फिर उन लोगों का ए गेम खेलना पड़ा। तो इसीलिए वुल्व्स को भी वैसा ही फुटबॉल खेलना था लेकिन वुल्व्स का भी उनका खुद के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो इसलिए मुझे लग नहीं रहा था कि ये वाले मैच में वुल्व्स कुछ कर पाएगा। तो मुझे लग रहा था कि एस्टन विला ही जीतेगी और वही चीज़ हुआ। तो स्पेशली जो कंडीशन मैं बोला था इन दैट रिव्यू वीडियो कि अगर एस्टन विला और स्पर्स दोनों ही अपने-अपने मैचेस जीत जाती हैं, तो टू स्टे इन द हंट फॉर टॉप 4 या टॉप 5 जो भी आप कहो, उसके लिए यूनाइटेड को अपना मैच जीतना ही होगा। लेकिन हम लोग तो यूनाइटेड हैं, ऑब्वियसली हम लोग कोई भी आसान मैच या फिर कंपैरेटिवली आसान ओपोनेंट के साथ भी हम लोग प्राइवेट टर्फ में मैच नहीं जीत पाते हैं और वही चीज़ हुआ कि देखिए ये एक ट्रेंड रहा है कि कुछ-कुछ टीम जो हियर एंड देयर अच्छा करते हैं लेकिन ओवरऑल अगर कंसिस्टेंसी आप देखें तो वो आप देखेंगे कि वो 3-4 मैचेस लगातार आइदर हार रहे हैं या फिर ड्रॉ निकाल रहे हैं, जीत नहीं पा रहे हैं। ऐसे टीम्स हम लोगों के अगेंस्ट में अपना खोया हुआ जो फॉर्म है वो उनको वापस मिल जाता है। आप अचानक से देखोगे जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स या फिर इंडिविजुअल्स हैं,
उस टीम में, वो अचानक से हम लोगों के अगेंस्ट में अच्छा खेलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वो मौका देते हैं ओपोनेंट को कि आओ भाई खेलो हम लोग के साथ। वो फियरलेस फुटबॉल खेल सकते हो हम लोग के साथ, क्योंकि हम बहुत बार ही ऐसा होगा कि आपको मौका देंगे मैच में वापसी करने का, और वही चीज़ हुआ है हम लोग के साथ फिर से। और ये वाला मैच अगर कहूँ तो मतलब क्या कहूँ, मतलब कोई भी मैच जहाँ पे हम लोग घटिया फुटबॉल खेलते हैं, वो आप फुलहैम के साथ बोलिए या फिर क्रिस्टल पैलेस के साथ बोलिए या फिर होम पे बॉर्नमाउथ के साथ बोलिए, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएगा इस सीज़न में कि हम लोग ऐसे ही घटिया खेले हैं। लेकिन हर बार जब ऐसा कोई मैच होता है, जहाँ पे हम लोग उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि चलो इससे पहला वाला मैच में हम लोग बहुत ही अच्छा करे हैं, जैसे कि लिवरपूल के साथ हम लोग करके आए हैं। तो हम लोग बार-बार सोचते हैं कि ये शायद कोई टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगले दिन वापस से अगले मैच में जहाँ पे हम लोग थोड़ा होप करते हैं कि शायद हम लोग अच्छा कर जाएँ, तो उसी टाइम पे हम लोग वापस से वो घटिया से घटिया फुटबॉल खेलना चालू कर देते हैं, और सिर्फ घटिया नहीं, मतलब पहले हम लोग जितने भी घटिया परफॉर्मेंस दे चुके हैं, हम लोग सोचते हैं कि इससे और क्या ज़्यादा घटिया खेलेंगे, लेकिन सरप्राइज़, सरप्राइज़, दिस इज़ यूनाइटेड फॉर यू। वो आपको वापस से यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि उससे भी घटिया फुटबॉल हम लोग खेल सकते हैं, और वही चीज़ हो रहा है हियर एंड देयर। मतलब एक दिन जैसा कि मैं बोल रहा था चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बहुत सारे प्लेयर्स का यही इश्यू रहा है, कंसिस्टेंसी, कि ये प्लेयर्स आपको लगातार एक ही चीज़ करते हुए नहीं नज़र आएँगे मैचेस में। इसीलिए बहुत सारे प्लेयर्स से हम लोगों को मूव ऑन करना होगा। मतलब मार्कस राशफोर्ड लिवरपूल के साथ अगर गोल मार भी देता है, या फिर चेल्सी के साथ मान लीजिए अगले वाले मैच में अगर गोल मार के जीता भी देता है, लेकिन फिर भी अगर दूसरे दिन आपको और कोई टीम के साथ मान लीजिए ब्रेंटफोर्ड हो गया या फिर आपका फुलहैम हो गया या फिर आपका बॉर्नमाउथ हो गया। बॉर्नमाउथ के साथ तो मैच अभी बाकी भी है ना? तो ऐसे-ऐसे मैचेज़ में जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे! लिवरपूल के साथ हम लोग ऐसे करके आए या फिर चेल्सी के साथ हम लोग ऐसे करके आए, तो ये वाला मैच में तो मार्कस राशफोर्ड थोड़ा बहुत अच्छा कर ही लेगा। मतलब उसको अगर चांस मिलेगा तो वो बड़ी कर देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब अकेला मार्कस राशफोर्ड को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ज़्यादा प्लेयर्स हैं कि जो कंसिस्टेंसी आप उनसे डिमांड करते हो, या फिर जो कंसिस्टेंसी मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसा एक क्लब डिमांड करता है फ्रॉम देयर प्लेयर्स, जो लीग का फॉर्मेट है या फिर जो लीग का स्टैंडर्ड है, वो जो डिमांड करता है फ्रॉम द टीम और द प्लेयर्स, वो चीज़ कभी नहीं मीट हो पाती। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स में वो चीज़ है ही नहीं। मुझे लगता है कि मेन जो रीज़न है, वो है कि ये प्लेयर्स का औकात ही नहीं है कि ये लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे एक अच्छा परफॉर्मेंस देते जाए। आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा कि एक दिन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि 10 में से आपको 8, 9 या फिर 10 में से 10 आउट ऑफ 10 आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। वही दूसरे तीसरे दिन आपको देखने को मिलेगा कि 2 आउट ऑफ 10 या फिर 3 आउट ऑफ 10 ऐसा एक परफॉर्मेंस हम लोग दे रहे हैं, और उसका भी एग्ज़ाम्पल ज़्यादा है। तो यही मेन दिक्कत है कि आप जितना चाहे कोच पर ब्लेम डाल लो, आप जितना बार चाहे मैनेजर्स को बदल लो, आप नए-नए मैनेजर्स ले आओ, लेकिन जब तक ये सेट ऑफ प्लेयर्स बदलेंगे नहीं, तब तक आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि रिजल्ट्स बदलेंगे? वही चीज़ है, एक दिन जब मैनचेस्टर यूनाइटेड हारती है या फिर मैच ऐसा ड्रॉ हो जाता है, तब वापस से सोशल मीडिया में शुरू हो जाता है एरिक टेन हग आउट, एरिक टेन हग आउट। और उसके बाद ही दूसरे दिन जब वापस से एक मैच हम लोग अचानक से जीत जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर, तब वापस से सब कुछ थोड़ा दिन के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर से मतलब सेम ही चीज़ शुरू हो जाता है, सेम ही साइकिल शुरू हो जाता है। हम लोगों को लगता है कि यही मैच होगा टर्निंग पॉइंट ऑफ द सीज़न, लेकिन वापस से अगले मैच में जाके हम लोग हक देते हैं और वापस से बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है सिचुएशन, और यही चीज़ रहा है। तो अगर डिटेल में एनालिसिस करें, तो जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाला मैच में शायद लिसांड्रो मार्टिनेज और कैसेमीरो फिट होंगे और वो ही मैच शुरू करेंगे, तो ऐसा हुआ नहीं। अगर वैसा होता तो शायद मैच का रिज़ल्ट कुछ अलग होता, या फिर मिडफ़ील्ड में हम लोगों को थोड़ा बहुत कंट्रोल देखने को मिलता, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज जब मैच में आए सेकंड हाफ में, तब ऑलरेडी आपका ब्रेनफोर्ड हम लोगों के सर के ऊपर चढ़ के बैठा था, क्योंकि
सेकंड हाफ में नहीं, मतलब मैच शुरू हुआ, पहले 10 मिनट में हम लोग थोड़ा बहुत पोज़ीशन हम लोग के पास रखे, लेकिन कुछ क्रिएट नहीं कर पाए। क्रिएट तो पूरे मैच में ही कुछ कर नहीं पाए। जो भी चांस क्रिएट हुआ वो आफ्टर 90 मिनट ही हुआ। तो उससे पहले हम लोग पहले 10 मिनट में सिर्फ़ बॉल अपने पास रखने में कामयाब हुए थे और उससे ही हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, जो कि फैक्ट है नहीं। और उसके साथ-साथ आपका ब्रेनफोर्ड मैच में धीरे-धीरे वापसी किया और उसके साथ एकदम फ्री फ्लोइंग पासिंग वो लोग करने लगे, बिटवीन द लाइन पासेस करने लगे, बिहाइंड द रन्स मतलब आपके डिफेंडर की या फिर बैक लाइन के बिहाइंड द रन्स बनाते चले गए और एक के बाद एक चांसेस क्रिएट करते गए और कितनी बारी ऐसा हुआ कि वो आपका आइवान टोनी हो या फिर आपका एम्बुएमो हो, तो वो लोग बहुत ही बारी ऐसा हुआ है कि वुडवर्ड को हिट कर चुके हैं। तो हो ही सकता था कि जो गोल हम लोगों को मिला आफ्टर द 90th मिनट, उससे पहले ही हम लोग मैच में 3-0 या 4-0 डाउन हो ही सकते थे। और इसका बहुत सारा कारण भी है। एक कि विक्टर लिंडेलॉफ वापस से, जैसा कि मैंने बोला, विक्टर लिंडेलॉफ भी वैसा एक प्लेयर है जो आपको कंसिस्टेंसी के मामले में आपको जिसको लेके सोचना पड़ेगा कि एक मैच में अगर विक्टर लिंडेलॉफ अच्छा खेलता है तो यू हैव टू गिव हिम अ रेस्ट ऑन द अदर डे। लेकिन हम लोगों का भी लक थोड़ा बहुत खराब है कि देखिए लिसांद्रो मार्टिनेज और हैरी मैग्वायर दोनों वापसी किए टीम में और उसके साथ-साथ आपका विक्टर लिंडेलॉफ और राफाएल वारान फिर से आउट हो गए। तो यही दिक्कत रहा है इस सीज़न में सबसे ज़्यादा और उसके साथ-साथ अगर मिडफील्ड में कोबी माइनो और आपका स्कॉट मैकटोमिने शुरू करता है, तो स्कॉट मैकटोमिने का एक जनरली टेंडेंसी रहा है इस सीज़न में कि ऊपर वो चला जाएगा, एडवांस पोज़ीशन में वो चला जाएगा बहुत बार और कोबी मेनू पीछे अकेला पड़ जाएगा। तो उसको अपना वर्क रेट के हिसाब से अपना वाला जो काम है, वो तो उसको करना ही होगा। मैकटोमिनी की वजह से जो स्पेस खाली हो रहा है, वो भी उसको ही कवर करना पड़ता है। तो इसलिए मिडफ़ील्ड में तो कोई कंट्रोल रहता ही नहीं। अगर मिडफ़ील्ड में कंट्रोल रहेगा ही नहीं, तो आप कैसे मैच में मतलब प्रोग्रेस करोगे या फिर मैच में कंट्रोल कर पाओगे? हमेशा तो उन लोगों के पास ही बॉल है और आपका जो प्रेसिंग है, वो भी घटिया है। आपका कोऑर्डिनेटेड जो प्रेसिंग हम लोग कहते हैं, वो आप नहीं कर पाते क्योंकि हर प्लेयर अपने-अपने ज़ोन में कुछ न कुछ सोच रहे हैं, कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ-साथ जो दूसरा मेजर इश्यू रहा है हम लोगों में, वो है कि हम लोगों का जो स्ट्राइकर है, हॉयलैंड, उसको हम लोग बॉल फीड नहीं करते। मतलब बारली हम लोग मैच में कोई टाइम आपको देखने को मिलेगा कि हम लोग वी आर ट्राइंग टू फाइंड हिम अप फ्रंट। मतलब ओनाना पीछे से ज़्यादा कोशिश करता है हॉयलैंड को डायरेक्ट बॉल देने का रादर देन आपका राशफोर्ड, गार्नाचो, ब्रूनो या फिर जो कोई भी प्लेयर हो। अगर आपको दिख रहा है कि वो बंदा रन बना रहा है, तो आपको एक बॉल देना चाहिए या फिर कोशिश तो करना चाहिए। लेकिन ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिला। जब आप लोगों का कॉन्फिडेंस हाई होता है, तब आप लोग फ्री फ्लोइंग ऐसा पासेस खेल पाते हो, जो कि हम लोगों को देखने को मिला है कुछ-कुछ टाइम पे जब हॉलैंड वो अपना जो रन में था कि वो हर मैच में स्कोर कर रहा था, वो उस टाइम पे कुछ-कुछ मैचेस में दिख रहा था कि द केमिस्ट्री बिटवीन ब्रूनो फर्नांडिस, राशफोर्ड, गार्नाचो एंड हॉयलैंड बेहतर हो रहा है। लेकिन फिर भी उसके बाद एक डिसरप्शन आ गया और हॉयलैंड वापस से चोट के कारण बाहर हो गया। तो वापस से हम लोगों को दिख रहा है कि वो केमिस्ट्री थोड़ा बहुत कहीं पे खो गया है। तो वो चीज़ कब लौटेगा या फिर कितना टाइम लगेगा लौटने में, वो तो हम लोगों को मालूम नहीं। लेकिन ये मैच ड्रॉ होने के बाद ये चीज़ में आप मान के चलो कि हम लोगों के पास अभी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी भी नहीं है और हम लोग शायद नहीं, हम लोग अगले सीज़न में चैंपियंस लीग फुटबॉल में नहीं रहेंगे और जो कि मुझे लगता है कि सही चीज़ ही है। हम लोग डिज़र्व नहीं करते मतलब ब्रेंटफोर्ड के साथ मैच में जो ये मैच नहीं देखा है, स्कोर लाइन देख के उसको कोई आइडिया ही नहीं होगा कि ये मैच में ब्रेंटफोर्ड कैसे हम लोगों को बुलीड किया। पूरे मैच में मतलब नंगा करके हम लोगों को दौड़ाया इधर से उधर। मतलब स्कोर लाइन भले ही 1-1 हो और अगर कायदे में देखो तो हम लोग तो ये मैच रॉब भी करने वाले थे। मतलब एकदम घटिया से घटिया, बुरा से बुरा फुटबॉल खेलने के बाद भी थैंक्स टू मेसन माउंट मैं उसके लिए बहुत ही खुश हूँ कि उसके ऊपर प्रेशर था बहुत, उसको भी बहुत स्क्रूटिनाइज़ किया जा रहा था। दो ही वाज़ आउट फॉर इंजरी उसके लिए भी उसको स्क्रूटिनाइज़ किया जा रहा था बहुत ज़्यादा।
कि जो इंजरी उसको हुआ है उसके लिए वो ही खुद ज़िम्मेदार है। हम लोग ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश नहीं करते कि कोई भी प्लेयर नहीं चाहेगा कि खुद ही खुद इंजर्ड हो जाए और एक नया क्लब में मूव करने के बाद वो बाहर में रह जाए। तो इसमें बहुत सारा एलिमेंट्स आता है, उसपे ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे ये वाले वीडियो में। लेकिन मेसन माउंट के ऊपर जो प्रेशर था वो अभी थोड़ा बहुत तो हट चुका है और अगर हम लोग ये मैच ड्रॉप कर पाने में सक्सेसफुल हो जाते तो शायद और भी ज़्यादा मेसन माउंट को प्रेज़ करता मीडिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और जो कि मुझे लगता है कि ठीक ही है कि देखिए ये दिन दहाड़े चोरी हो ही जाता कि हम लोग 1% नहीं मतलब 0.5% भी डिज़र्व नहीं करते। ये मैच में जीतना या फिर मैं तो कहता हूँ ड्रॉ होना। क्योंकि ब्रेंटफोर्ड आराम से ये वाला मैच का जो स्कोर लाइन है वो आपका 4-0 5-0 हो ही सकता था। 3-0 तो हो ही जाता। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग हारा हुआ मैच में 1 पॉइंट निकालने में कामयाब रहे। तो उसी से ही हम लोग को खुश रहना होगा और ये सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है कि क्यों हम लोग मेसन माउंट का वो गोल स्कोर करने के बाद क्यों 3 मिनट बॉल अपने पास रख के गेम को मैनेज नहीं कर पाए या फिर क्यों हम लोग विदिन अ मिनट वापस से गोल कंसीड कर चुके। उसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई यूनाइटेड फैन को दुःख होगा कि हम लोग एक लेट इक्विलाइज़र गोल कंसीड करके ये मैच में 3 पॉइंट गँवा दिए। मुझे लग रहा है कि हर एक यूनाइटेड फैन का यही ओपिनियन होगा जो उस रात रात भर जाग के ये मैच देखा है कि भाई हम लोग बहुत लकी है, हम लोग ये वाले मैच से 1 पॉइंट निकालने में कामयाब रहे। तो उसी से आपको खुश रहना होगा और ये फैक्ट भी मेरे ख़्याल से सब लोगों को अभी मान लेना चाहिए कि हम लोग अगले सीज़न में चैंपियंस लीग में नहीं रहेंगे क्योंकि टॉटनहम और एस्टन विला के साथ जो गैप है वो अभी फिर से बढ़ गया है और अगर ये गैप कम भी हो जाता, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड से ज़्यादा कंसिस्टेंट है आपका टॉटनहम या फिर एस्टन विला। तो इसीलिए अगर ये मैच हम लोग जीत भी जाते हैं, तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में जाके कोई जीता हुआ मैच या फिर विनेबल मैच में हम लोग वापस से पॉइंट ड्रॉप कर ही लेते हैं। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए अभी ये मुश्किल है, क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि अर्सेनल और लिवरपूल के साथ हम लोगों को खेलना बाकी है और अभी तो चेल्सी के साथ भी खेलना बाकी है और वो भी स्टैमफोर्ड ब्रिज में। तो चेल्सी अभी बार्नले के साथ ड्रॉ करके आ रही है, तो हम लोगों के साथ कौन-सा चेल्सी पिच पे उतरेगी ये तो हम लोगों को मालूम नहीं। अगर मैनचेस्टर सिटी के साथ जो चेल्सी पिच पे उतरी थी, वो अगर आ जाए खेलने मिडवीक पे, तो हम लोग तो वो मैच भी हारेंगे। अभी भी कुछ-कुछ लोगों के मन में मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत होप ज़िंदा है, वो भी खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ अच्छा है कि अगर चैंपियंस लीग फुटबॉल अगले सीज़न में नहीं रहेगा, तो हम लोग टीम रीबिल्डिंग में ही फ़ोकस कर पाएँगे। हम लोगों को वापस से चैंपियंस लीग फुटबॉल में जाके हम लोगों को खुद को बेइज़्ज़त नहीं करना होगा और म मतलब क्या होगा चैंपियंस लीग फुटबॉल खेल के? अगर ऐसे फुटबॉल खेलने के बाद भी हम लोग टॉप 5 या टॉप 4 फिनिश कर भी लेते हैं, मान लीजिए कि हम लोग चेल्सी और लिवरपूल को बैक टू बैक हरा देते हैं अगले दोनों मैचेस में और उसी के साथ-साथ टॉटनहम और एस्टन विला कुछ-कुछ पॉइंट्स लॉस भी कर लेते हैं और हम लोगों से पीछे चले जाते हैं। ऐसा अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोच भी लेते हैं एक बार, तो अगले साल चैंपियंस लीग में जाके आप करोगे क्या? आप वापस से वो गलीज फुटबॉल खेलोगे और उसके बाद वापस से हो सकता है कि ग्रुप लीग में ही आप बाहर हो जाओ। इस साल में ऑलरेडी वो बेइज्जती हम लोगों को झेलना पड़ा है, तो हो ही सकता है वो सेम चीज़ वापस से अगले साल हो। तो इससे अच्छा है कि आप पहले टीम रीबिल्डिंग करो। आपको अगर लग रहा है कि ये कोच से नहीं होगा तो नया कोच लाओ, वापस से वो साइकिल रिपीट करो। जो मन में लग रहा है टीम को अच्छा करने के लिए, सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए, वो चीज़ आप करो। उसके बाद अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड ऑफ फुटबॉल खेल पाते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, देन ओनली वी कैन होप टू प्ले इन चैंपियंस लीग। अदरवाइज़ चैंपियंस लीग में खेल के अपना ही बेइज्जती करा के कोई फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा कि आप इंग्लिश प्रीमियर लीग ही खेलो और उसके साथ-साथ हो सके तो एफए कप या काराबाओ कप में कुछ अच्छा करने की कोशिश करो अगले सीज़न में। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस लीग फुटबॉल अगर ना हो तो आपका टीम बिल्डिंग रुक जाएगा क्योंकि ये वाले ट्रांसफर विंडो में जो आ रहा है समर में, उसमें बहुत बड़े-बड़े नाम हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड साइन कर रहा है। जैसे कि हम लोग हर समर में करते आ रहे हैं। ये वाले कमिंग ट्रांसफर विंडो में मुझे लग रहा है कि हम लोग थोड़ा बहुत सेंसिबल बाय करेंगे। तो इसीलिए जो प्लेयर्स को हम लोग लाएँगे या फिर जो प्लेयर्स
चर्चे में हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको चैंपियंस लीग फुटबॉल से उतना फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टीम रीबिल्डिंग ही मेन फ़ोकस होना चाहिए। अगर आप यूरोपा में आ गए, तो वो अलग बात है। लेकिन चैंपियंस लीग में मुझे तो नहीं लगता पर्सनली कि हम लोग आ पाएँगे। मतलब हो ही सकता है कि अभी बैक टू बैक जो दोनों मैचेज़ हैं हम लोगों का, वो है आपका मिडवीक में चेल्सी के साथ और उसके बाद लिवरपूल के साथ। तो वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि हम लोग चेल्सी के साथ भी हार जाएँ और उसके बाद लिवरपूल के साथ भी हार जाएँ। यहाँ पे आपको तीनों मैचेज़ में 9 पॉइंट निकालने थे, वहाँ पे आपको शायद 3 मैचेज़ में यही ब्रेंटफोर्ड वाला 1 पॉइंट देखने को मिले। तो बहुत कुछ अभी भी और भी खराब हो सकता है। जब भी हम लोग सोचते हैं ना कि इससे खराब तो नहीं हो सकता, तो उससे भी खराब हो सकता है। वही रियलिटी चेक हम लोगों का बार-बार हो रहा है और आगे जाके भी होगा, ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो चलिए बहुत बात कर लिया मैनचेस्टर यूनाइटेड और ब्रेंटफोर्ड को लेके, तो अभी बात कर लेते हैं लिवरपूल और ब्राइटन को लेके। लिवरपूल जैसा कि मैंने कहा था कि लिवरपूल को एंफील्ड में जाके मतलब उनके अगेंस्ट में ड्रॉ निकाल पाना ही एक बहुत बढ़िया बात है, जो कि हम लोग करके आए हैं इस सीज़न में और कोई नहीं कर पाया कि लिवरपूल में जाके एक भी गोल कंसीड नहीं करके आप मैच ड्रॉ करके निकल पाए। तो ब्राइटन कुछ-कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि डेज़र्बी का अच्छा रिकॉर्ड है लिवरपूल के साथ जो कि नो डाउट है और ब्राइटन अभी भी अनबीटेन रहा था इन रीसेंट टाइम्स एनफील्ड लेकिन लिवरपूल सही टाइम पे वापस से दिखा दिया कि उन लोगों का जो मतलब आप कह सकते हो कि जो टाइटल का जो हंगर है, वो बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वो लोग वो उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट करना जानते हैं और वही वापस से वो प्रोफ़ेशनलिज़्म, वो गेम मैनेजिंग एबिलिटी वो चीज़ वापस से देखने को मिला और स्पेशली एफए कप में मैनचेस्टर यूनाइटेड से हारने के बाद ये वाले मैच में तो एक रिएक्शन सारे लिवरपूल फैन्स वेट ही कर रहे थे फ्रॉम द टीम और वही चीज़ मुझे लगता है देखने को मिला है, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि उसके बाद मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का मैच ड्रॉ हो चुका है। तो इसीलिए लिवरपूल ऑब्वियसली एडवांटेज विथ लिवरपूल। तो अभी बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल वाला मैच को लेके। तो ये मैच को लेके भी ज़्यादा बात करने का कुछ है नहीं। मतलब उतना एक्साइटिंग वाला मैच तो ये था नहीं। ये एक चेस मैच था बिटवीन पेप गार्डियोला एंड आर्टेटा और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप आर्सेनल का फैन नहीं हो या फिर आप मैनचेस्टर सिटी का फैन नहीं हो, तो आपको ये मैच से कोई भी दिलचस्पी होगा या फिर आपको ये मैच देख के अच्छा भी लगा होगा। इसलिए बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो ये मैच के टाइम पे ये मैच नहीं देख के सोच रहे थे कि ये मैच देखेंगे लेकिन हो रहा था, वो लोगों ने देख के उन लोगों का थोड़ा बोरिंग लगा इसलिए वो लोग आईपीएल में चेन्नई का बैटिंग देख रहे हैं। मुझे सुनने को मिला है कि बहुत लोग ऐसा कर चुके हैं और वो होगा भी क्योंकि अगर आप आर्सेनल का फैन हो तो आपको लगेगा कि ठीक है एक टैक्टिकल मैच है, आर्टेटा एक प्लान लेके गया था, एक सेफ फुटबॉल खेलेंगे और कंसीड नहीं करेंगे और मैनचेस्टर सिटी से हारेंगे नहीं, 1 पॉइंट निकाल के लाएँगे तो ये उनका थिंकिंग था और वही चीज़ वो कामयाबी से मतलब एग्ज़ीक्यूट कर पाए पिच पे और दूसरी तरफ अगर एज़ अ न्यूट्रल मैं बात करूँ, तो मुझे ये मैच बहुत ही बोरिंग लगा क्योंकि एक ये मैच का हाइप बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो सब लोगों का एक्सपेक्टेशन था, वो तो ऑब्वियसली मैच नहीं हो पाया और उसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंक्लूडिंग मी कि हम लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं ये मैच को लेके क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल के बीच एक मैच हुआ था, जिनको आप कह सकते हो कि जो कि आर्गुएबली वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ दिस सीज़न इन प्रीमियर लीग रहा है। शायद बेस्ट मैच ही हो इस प्रीमियर लीग में। आगे जाके वैसा क्वालिटी का मैच शायद हम लोगों को देखने को ना मिले फ्रॉम बोथ द टीम्स। वो वाला मैच में एक्चुअली दिख रहा था कि दोनों टीम में कैसे क्वालिटीज़ हैं मैच बदलने की वाली, कैसे-कैसे इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, कैसे-कैसे पासेस निकल पा रहे हैं एक के बाद एक। तो वो चीज़ हम लोग को ये मैच में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिला। रादर देन ऑन द अदर हैंड हम लोग को ये वाले मैच में देखने को मिला कि हर टाइम में कोई मतलब कोई स्लॉपी पासिंग या फिर कोई गलतियाँ कर रहा है इसलिए कोई चांस भी नहीं ले पा रहा और दोनों ही टीम थोड़ा सेफ खेलने की कोशिश कर रही है या फिर मैनचेस्टर सिटी कहीं-कभार बहुत ओवरथिंक करके ज़्यादा टू मच कर दे रहे हैं और उसके बाद फट से एक फालतू से स्लॉपी सा पासेस की वजह से बॉल मिस कर रहे हैं। इसीलिए ये मैच डिड नॉट लिव अप टू इट्स एक्सपेक्टेशन लेकिन ये वाले मैच में मेरे ख्याल से आर्सेनल फैन्स विल बी डिलाइटेड
लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं दूँ तो मुझे लग रहा था कि ये वाले मैच में आर्सेनल को थोड़ा पुश करना चाहिए था। अगर वो थोड़ा-सा रिस्क ले लेते, तो क्या पता शायद वो लोग मैनचेस्टर सिटी को हरा भी देते और अगर मैनचेस्टर सिटी को वो लोग हरा देते, तो शायद वो अभी टेबल में नंबर 1 पोज़ीशन में रहते। वो उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता कि लिवरपूल और आर्सेनल से मैनचेस्टर सिटी थोड़ा पीछे जाते हैं। लेकिन अभी भी गैप उतना ज़्यादा है नहीं और उसी के साथ-साथ जितने भी रिमेनिंग फिक्सचर्स हैं, उसपे आर्सेनल का ही जो फिक्सचर का जो टफनेस है, वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर्ड टू मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल। मैनचेस्टर सिटी का सबसे आसान मुझे लग रहा है जो रिमेनिंग फिक्सचर्स हैं और उसके बाद मुझे लग रहा है कि लिवरपूल का है और थर्ड में मुझे लग रहा है कि आर्सेनल का है। देखिए, होने में तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि फुटबॉल जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिच पे जाके खेलने को होता है, ऑन पेपर कुछ नहीं होता। लेकिन एज़ अ फैन ऑन पेपर जितने भी मैचेस अभी भी बाकी हैं, वो देख के मेरा ये ओपिनियन है कि मैनचेस्टर सिटी अगर स्टिल ये वाले सिचुएशन से जीत के निकल जाते हैं, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। हो ही सकता है कि तब जाके आर्सेनल फैन्स ये मैच के लिए सोचे कि उस टाइम पे हम लोगों को एक मौका मिला था, वो मैच बड़ी करने का, लेकिन हम लोग वो रिस्क नहीं ले पाए और सेफ फुटबॉल खेल के एक ड्रॉ निकल के ही खुश होके चले आए। तो वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ये वाला मैच फिर से जाके फ्यूचर में आर्सेनल को हॉन्ट ना करे। इस सीज़न में आर्सेनल का जो फुटबॉल है उसको देख के मुझे अच्छा लग रहा है और मैं आर्सेनल को इसलिए ये वाले मैच में बैक भी कर रहा था कि मुझे लग रहा था ये वाले सीज़न में पहले भी आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी को मतलब पहले भी आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी से अच्छा खेल चुका है, तो मुझे लग रहा था कि ये वाले मैच में आर्सेनल का जेनुइनली एक चांस है, अगर वो लोग थोड़ा-बहुत कोशिश करते, रिस्क लेते, तो शायद एक पॉजिटिव रिज़ल्ट निकल पाते इस मैच से। मतलब पॉजिटिव रिज़ल्ट तो ये ऑब्वियसली है उन लोगों के लिए, ड्रॉ हुआ है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि 3 पॉइंट शायद निकल पाते। तो चैंपियन होने के लिए मुझे लगता है वही एक्स फैक्टर्स चाहिए होता है कि आपको वो डेयरिंग करना होता है कभी-कभार टू गेट दैट टाइटल लेकिन मुझे लगता है कि वही एक्स फैक्टर फिर से मिसिंग है ये वाले मैच में आर्सेनल से। तो देखते हैं आगे जाके क्या हो सकता है। हो सकता है कि आई एम कंप्लीटली रॉन्ग और आगे जाके भी मैनचेस्टर सिटी या फिर लिवरपूल पॉइंट ड्रॉप कर ले और आर्सेनल अपना जितना भी मैचेस है वो जीत के निकल जाए। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन मुझे एज़ अ न्यूट्रल ये वाले मैच को देख के मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग टू मच मुझे लग रहा है अभी कि मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा था कि दोनों ही कोचेज़ बिल्कुल ही इतना ही ज़्यादा टैक्टिकल और इतना ही ज़्यादा सेफ खेलने जाएँगे कि ये मैच उसके चक्कर में नील-नील हो जाएगा। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन तो मेरा नहीं था, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को भी नहीं था। तो मुझे लग रहा था कि अगर ड्रॉ भी होता है तो शायद लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी के बीच जो मैच हुआ था उसका क्वालिटी के आस-पास हम लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं तो क्या करें? वी शुड मूव ऑन तो अभी मिडवीक में बहुत सारा मैचेज़ हैं, उसके बाद आपका सैटरडे संडे में भी मैचेस है। तो चलिए अभी वो वाले मैचेस को लेके थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले वापस से न्यूकासल का मैच और वो ही न्यूकासल वर्सेस एवर्टन ये मुझे लगता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच है न्यूकासल के लिए, तो न्यूकासल को ही मैं आगे रखूँगा ये वाले मैच में। तो मुझे लग रहा है कि न्यूकासल ये वाला मैच जीतेगा एवर्टन के साथ। उसके बाद नॉटिंघम फॉरेस्ट और फुलहैम तो ये वाले मैच में भी मैं फुलहैम को थोड़ा आगे रखूँगा। मुझे लग रहा है कि ये वाले मैच में फुलहैम शायद जीत जाए नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ या फिर ड्रॉ देखने को मिले ये वाले मैच में। और उसके बाद बॉर्नमउथ क्रिस्टल पैलेस तो ये वाला मैच क्रिस्टल पैलेस का फिर से एक अवे गेम और बॉर्नमउथ। तो मुझे लगता है कि ये वाले मैच में बॉर्नमउथ शायद जीत जाएँगे क्रिस्टल पैलेस के साथ या फिर ड्रॉ भी हो सकता है। उसके बाद बर्नली वुल्व्स ये वाले मैच में मुझे लग रहा है कि वुल्व्स जीत जाएगा बर्नली के साथ, जो कि हो सकता है कि एंड में जाके देखने को मिले कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच ही है। तो ऐसा अगर होता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। उसके बाद एक अच्छा गेम है वो है कि वेस्ट हैम और स्पर्स। तो ये वाला गेम में भी बहुत कुछ डिपेंड होता है। फॉर द टाइम बीइंग ऑब्वियसली जब तक
आपको टेबल में दिखेगा कि वो तो आपका मैथ्स ही है एट द एंड ऑफ द डे। जब तक नंबर्स आप ऐड करेंगे, तब तक आप अपने टीम को चांस देंगे कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है या फिर वैसा भी हो सकता है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें चैंपियंस लीग के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये वाला मैच का भी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आई विल गो विथ वेस्ट हैम, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वेस्ट हैम में जाके स्पर्स शायद उतना आसान ना हो, क्योंकि हम लोग को देखने को मिला है कि स्पर्स हमेशा मैच में बहुत बारी ऐसा हुआ है कि ट्रेल करते हैं, उसके बाद कमबैक करता है। तो हो ही सकता है कि ये वाले मैच में भी वो लोग पहले गोल कंसीड कर ले, उसके बाद कमबैक कर ले। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गोल कंसीड करने के बाद मैच में कमबैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई विल एक्सपेक्ट अ क्रैकर ऑफ अ गेम फ्रॉम दिस फिक्सचर, और जो कि हो सकता है। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आर्सेनल और लुटन। ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम है, मतलब इसमें आर्सेनल कितना गोल स्कोर करेंगे वो ही देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि वापस से वो लोग, उन लोगों का जो है 4 गोल, 5 गोल, 6 गोल वो मारते हैं, वैसा ही कुछ होगा। लुटन के साथ मुझे नहीं लग रहा कि ये मैच ड्रॉ होने का भी 0.5 या 1% चांस भी है। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच है और मुझे लगता है आर्सेनल वापस से 5-6 गोल मारेगी ये वाला मैच में। तो सब लोग जाओ और साका को कैप्टन बनाओ। और उसके बाद ब्रेंटफोर्ड ब्राइटन, तो ये मैच भी अच्छा मैच होगा, स्पेशली ब्रेंटफोर्ड अभी हम लोगों के साथ 1-1 करने के बाद, और जैसा फुटबॉल ब्रेंटफोर्ड खेला है वैसा अगर ब्राइटन के साथ खेल जाए तो शायद ब्राइटन का हरा दे, या फिर ब्राइटन भी लिवरपूल के साथ जो मैच खेला है उसमें भी इतना घटिया भी ब्राइटन नहीं खेला। हाँ, लिवरपूल का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा था, तो इसलिए लिवरपूल एट द एंड ऑफ द डे मैच जीत गया। तो हो सकता है ब्राइटन एक ड्रॉ भी निकाल ले या फिर जीत भी जाए, तो ये गेम प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये मैच आइदर ब्राइटन जीतेगी या फिर ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी एस्टन विला। तो ये वाला मैच में भी मुझे लगता है कि एस्टन विला के लिए एक बहुत ही मुश्किल मतलब जॉब है अपने सामने ये वाले मैच में। तो एस्टन विला का मैनचेस्टर सिटी के साथ, मतलब इथियाद में जाके अगर एस्टन विला ये मैच से ड्रॉ भी निकाल पाता है, तो वो बहुत ही एक बढ़िया रिज़ल्ट होगा, और उस टाइम पे आप कह सकते हो अगर ये मैच में एस्टन विला कुछ कर जाए, अगर एस्टन विला ये मैच में 1 पॉइंट भी निकाल ले, तो उस टाइम पे आर्सेनल लुटन को हराने के बाद और लिवरपूल अपना गेम अगर जीत जाए, तो ये लोगों का जो गैप है मैनचेस्टर सिटी के साथ वो थोड़ा बढ़ जाएगा। वो अगर हो जाता है तो ये एक तब हम लोग जो कंप्लेन कर रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी के साथ आर्सेनल ये वाले गेम वीक में नील-नील ड्रॉ करके चले आए, कोई चांस नहीं लिया कि मैच जीत भी सकते थे वो लोग शायद। तो वो वाला चीज़ जो है, वो कन्वर्सेशन वहीं पे एंड हो जाएगा। तब आर्सेनल फैन्स आके बोल सकते हैं कि हाँ भाई देखा, ये वाला मैच में मैनचेस्टर सिटी पॉइंट ड्रॉप कर लिया, तो हम लोग सही किए। तो ठीक है, ऐसा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर लॉजिकली बात करें, अगर टीम का क्वालिटी देखें, ऑन पेपर भी बात करें, तो ये वाला मैच मैनचेस्टर सिटी को ही जीतना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपसेट हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। तो आई विल गो विथ मैनचेस्टर सिटी। मुझे लग रहा है कि 2-1 या 3-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन होगा ये वाले मैच में, और मैनचेस्टर सिटी जीत ही जाएँगे। वो लोग, मतलब अगर आर्सेनल के साथ ड्रॉ करने के बाद हम लोग सोच लें कि हाँ, मैनचेस्टर सिटी इस साल में ऐसे बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं, लिवरपूल के साथ भी कर चुके हैं, चेल्सी के साथ भी कर चुके हैं, तो शायद मैनचेस्टर सिटी आगे जाके लड़खड़ा दे और भी ज़्यादा। लेकिन जैसा कि सब लोगों को मालूम है कि मैनचेस्टर सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप राइट नाउ, तो मैनचेस्टर सिटी कर सकता है कुछ भी, कभी भी। जैसे कि लास्ट सीज़न में चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल के पहले कोई भी ऐसा नहीं सोच रहे थे कि मैनचेस्टर सिटी ट्रेबल कर सकते हैं। सब लोग सोच रहे थे कि रियल मैड्रिड ही जीतेंगे चैंपियंस लीग, तो इसलिए ट्रेबल तो नहीं होगा मैनचेस्टर सिटी का, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाएगा एफए कप। एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर सिटी ट्रेबल जीत लिया। इसलिए मैनचेस्टर सिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कभी भी। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद चलिए लिवरपूल शेफील्ड, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम ही है। मेरे ख्याल से लिवरपूल बहुत गोल मारेंगे शेफील्ड को, और उसके बाद है चेल्सी मैनचेस्टर यूनाइटेड, बैटल ऑफ द ट्रैशेस। जी हाँ, इस सीज़न में इंग्लिश प्रीमियर लीग में फॉर द सेकंड टाइम हम लोगों को ये मैच देखने को मिलेगा कि वापस से दोनों ही क्लब, जो कि बहुत बार, बहुत दिन जाके पिच पे कुछ भी कर रहे हैं, गलीज फुटबॉल खेल रहे हैं या फिर हग रहे हैं, जो भी बोलो आप। और ये भी हो सकता है कि एक ऐसा टीम आ जाए और बिल्कुल ही, मतलब सबको
सरप्राइज़ करके एक बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेल के एक बहुत ही बढ़िया मैच सबके सामने रख दे। ये मैच में अगर मेरा ओपिनियन देना हो तो आई एम रियली कन्फ्यूज़्ड, मुझे मालूम नहीं कौन-सा चेल्सी आएगा खेलने और मुझे ये भी मालूम नहीं कि कौन-सा मैनचेस्टर यूनाइटेड आएगा खेलने। तो ये मैच में कुछ भी हो सकता है, ये मैच में चेल्सी जीत सकती है। ये मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड भी जीत सकता है, ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है। तो ये मैच में मैं उतना प्रेडिक्शन करना नहीं चाहता और मैं कर भी नहीं पाऊँगा लॉजिकली स्पीकिंग। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद सैटरडे संडे के जो फिक्सचर हैं उसमें जल्दी से बात कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो चलिए बात कर लेते हैं। क्रिस्टल पैलेस और मैनचेस्टर सिटी, तो इसमें तो मुझे लगता है कि मैनचेस्टर सिटी ही जीतेगा और उसके बाद एस्टन विला और ब्रेंटफोर्ड, ये अच्छा मैच होगा एस्टन विला पार्क में, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड ये मैच में शायद कुछ कर जाए या फिर एट द एंड ऑफ द डे एस्टन विला जीत जाए, वो भी हो सकता है जिसका चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद एवर्टन बर्नले, तो ये मैच में मुझे लगता है कि एवर्टन एट लास्ट एक मैच जीतेगी और एक होम मैच वो भी। उसके बाद फुलहैम न्यूकासल, तो ये मैच भी बहुत बढ़िया मैच होगा मेरे ख़्याल से। ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है या फिर न्यूकासल जीत सकता है या फिर फुलहैम भी जीत सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। उसके बाद लुटन बॉर्नमाउथ का अगर बात करें तो लुटन बॉर्नमाउथ में भी कुछ भी हो सकता है। लुटन में जाके खेलना थोड़ा मुश्किल है और लुटन अपना होम मैच में सारे टीमों के अगेंस्ट में ही गोल स्कोर करे हैं। तो बॉर्नमाउथ ये वाला मैच जीत भी सकता है या फिर हो सके कि लुटन ये मैच जीत जाए। उसके बाद चलिए बात करते हैं वुल्व्स और वेस्ट हैम, ये वाला मैच में मैं वेस्ट हैम को थोड़ा आगे रखूँगा, लेकिन मैं ये सारा मैच का जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, वो मुझे जो लग रहा है ये तो मैं बोल दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मिड वीक में क्या होगा और उसके बाद हर एक टीम में क्या मतलब उसका क्या असर पड़ेगा, ये वाले गेम वीक में, वो मुझे नहीं पता। तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। मुझे जो दिमाग में पहले आ रहा है, वो ही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद ब्राइटन आर्सेनल, तो ये मैच भी आर्सेनल को ही जीतना चाहिए। अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है या फिर कोई अलग रिज़ल्ट आ जाता है कि ब्राइटन जीत गया, तो वो एक अपसेट ही होगा मेरे ख़्याल से। उसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल, ये एक बड़ा मैच है जिसमें मैं तो नहीं प्रेडिक्ट करूँगा कि हम लोग फिर से लिवरपूल को हरा सकते हैं। ये मैच प्रीमियर लीग का मैच है, वो एफए कप का मैच था, एक कप टाई था, तो उसका एक अलग आपका होता है और ये मैच का जो आपका जो सिचुएशन है, ये मैच का जो आपका माहौल दिखेगा वो अलग होगा। तो दोनों मैच में कंपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है और मुझे लगता है कि ये वाले मैच में ऑब्वियसली एडवांटेज लिवरपूल को ही होगा क्योंकि वो लोग बहुत बेहतर फुटबॉल खेल रहे हैं हम लोगों से और वो लोग हम लोगों से बहुत आगे भी हैं। मतलब बोथ इन टर्म्स ऑफ क्लब सिचुएशंस एंड फुटबॉल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर लॉजिकली देखा जाए या फिर प्रैक्टिकली सोचा जाए, अगर हम लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फुटबॉल नहीं खेलते हैं अगेंस्ट लिवरपूल, तो ये वाला मैच हम लोग हारेंगे। तो अगर आप लोगों को वापस से देखने को मिला 3-1 या 4-1 ऐसा कुछ, तो मेरे ख़्याल से कोई भी उतना सरप्राइज़ नहीं होगा। लेकिन ये वाला मैच में अगर कैसेमीरो और लिसांद्रो मार्टिनेज ये लोग अगर अच्छा खेल लेते हैं, डिफेंस अगर हम लोगों को राफाएल वारान ये मैच के अंदर वापस से टीम में आने को देखने को मिलता है, जिसका चांसेस मुझे कम ही लग रहा है। मुझे मालूम नहीं, मैं रिपोर्ट्स नहीं पढ़ा और न्यूज़ भी नहीं देखा। तो मुझे मालूम नहीं राफाएल वारान का जो इंजरी है वो कितना सीवियर है, लेकिन फिर भी ये मैच में उम्मीद कम है क्योंकि ये मैच में विदाउट राफाएल वारान अगर हम लोग जाएँगे, तो राफाएल वारान लिवरपूल के साथ अच्छा परफॉर्मेंस डालता है। वो हम कभी भी खेले, कहीं भी खेले, आपको आप लोगों को अगर याद है तो इंग्लिश प्रीमियर लीग में जो इससे पहले जो हम लोग एनफील्ड में जाके जो मैच नील-नील ड्रॉ करके आए, उसमें भी राफाएल वारान बहुत बढ़िया खेले थे। तो ये वाले मैच में अगर राफाएल वारान, लिसांड्रो मार्टिनेज पेयरिंग के साथ हम लोग जाते हैं, तो थोड़ा बहुत उम्मीद है। लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते, उसमें भी हम लोग हार सकते हैं क्योंकि लिवरपूल के पास वो क्वालिटी है, वो मतलब रिदम है, वो फुटबॉल वो खेलते हैं अच्छा, तो इसलिए ये मैच में ऑब्वियसली एडवांटेज लिवरपूल ही होगा। इसके बाद शेफ़ील्ड और चेल्सी, इसमें भी मुझे लगता है कि चेल्सी को ही जीतना चाहिए, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम होना चाहिए, लेकिन यू नेवर नो। और उसके बाद स्पर्स एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट, तो ये वाला मैच भी मुझे लगता है कि अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट आगे जा भी जाता है, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर नॉटिंघम फॉरेस्ट 1-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन कर भी देता है, फिर भी स्पर्स एट द एंड ऑफ द डे ये मैच जीत के जाएगी। स्पर्स होम में मुझे नहीं लगता कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ पॉइंट लॉस करेंगे। तो ठीक है,
इसके बाद 13th अप्रैल ये उसके बाद वाला गेम वीक है मतलब गेम वीक 33 इसके ऊपर तो बाद में ही बात करेंगे। तो देखते हैं मिड वीक में क्या होता है और सैटरडे संडे को भी क्या होता है। देखते हैं क्या होता है और चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप चेल्सी के फैन हो या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो, तो आपको क्या लगता है कि ये वाला मैच का रिज़ल्ट क्या होगा चेल्सी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड? और उसके साथ-साथ अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हो, तो आपको क्या लगता है कि चेल्सी के साथ हम लोग अगर हार जाते हैं या फिर जीत भी जाते हैं या फिर ड्रॉ भी हो जाता है ये गेम, तो उसके बाद लिवरपूल के साथ हम लोग होम में क्या करेंगे? तो आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर मुझे बताएँ कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग मैनचेस्टर सिटी के फैन हो या फिर आर्सेनल के फैन हो या लिवरपूल के फैन हो, तो आप लोगों को भी क्या लगता है कि ये गेम वीक में जो मिड वीक है या फिर जो सैटरडे संडे में जो गेम वीक 32 है, आप लोगों के टीम से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो लोग अच्छा फुटबॉल खेल के एक रेगुलर विक्ट्री निकाल पाएँगे? अगर विक्ट्री निकाल पाएँगे तो उसका स्कोर लाइन क्या होगा? ये सारी चीज़ में आप लोगों को क्या ओपिनियन है? जितने भी सारे मैचेस में मैंने बात किया, तो आप लोगों का ओपिनियन हो ही सकता है कि एकदम ही अलग हो। तो आप लोग ज़रूर वो चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। और अगर आप लोग इतना देर तक ये वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मुझे थोड़ा सपोर्ट करो तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे वीडियो बनाने में। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, वो लोग अगर सब्सक्राइब नहीं कर चुके, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है, जो लोग फुटबॉल को लेके कल्चर करते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।